गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतिम खाते तैयार करने वाले हैं जो समायोजन सहित अंतिम खाते हैं, अर्थात इसमें हम व्यापार खाता, लाभानी खाता एवं चिट्ठा बनाएंगे। और प्रश्न में तलपट के नीचे आपको कुछ सूचनाएं मतलब कि समायोजन दी रहेगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपको 8 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च 2001 को अंतिम खाते तैयार कीजिए। अंतिम खाते तैयार कीजिए, इसी का ही मतलब है व्यापार खाता एवं लाभानी खाता तैयार करना ही है, साथ में चिट्ठा भी तैयार करना है। तो यहाँ पे अभी तलपट दिया हुआ है। तलपट में जो जो मदे यहाँ पे शामिल है उसके लिए हम लोग शुरू से ही व्यापार खाते में आने वाले मदों के सामने 1 नंबर अंकित कर रहे हैं। लाभानी खाते में शामिल होने वाले मदों के सामने 2 नंबर अंकित कर रहे हैं। चिट्ठे के दायित्व पक्ष में शामिल होने वाले मदों के आगे 3 नंबर अंकित करेंगे और संपत्ति पक्ष में शामिल होने वाले मदों के आगे 4 नंबर अंकित करेंगे। तो सबसे पहले है प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक स्कंध है ये 4000 रुपया दिया हुआ है, ये व्यापार खाते में शामिल होता है, याद हो गया होगा। उसके बाद क्रय, यह भी व्यापार खाते में आता है इसलिए 1 नंबर। फर्नीचर 4 में आएगा क्योंकि संपत्ति है। बीमा व्यय है 2 में आएंगे लाभानी खाते में। फिर है रोकड़ हस्ते मतलब कि कैश इन हैंड जो है वह संपत्ति है इसलिए 4 में लिखेंगे। मजदूरी व्यापार खाते में शामिल होगी, प्रत्यक्ष व्यय है इसलिए 1 लिखेंगे। वेतन लाभानी खाते में शामिल होगा इसलिए 2 नंबर लिखेंगे। विज्ञापन यह भी व्यय है इसलिए 2 नंबर लिखेंगे। अशुद्ध ऋण यह भी लाभानी खाते में आएगा इसलिए 2 नंबर। यंत्र संपत्ति में शामिल होगा इसलिए 4 नंबर। अधमरणा मतलब कि देनदार 4 नंबर, संपत्ति है अपनी। आहरण ये पूंजी में से घटाकर दिखाते हैं इसलिए 3 नंबर। भवन संपत्ति है इसलिए 4 नंबर। क्रेडिट पक्ष में दिया है पूंजी, दायित्व है इसलिए 3 नंबर। उत्तमरण उसको लेनदार अथवा क्रेडिटर्स कहते हैं, ये 3 नंबर दायित्व में लिखेंगे। विक्रय व्यापार खाते में लिखते हैं इसलिए 1 नंबर। देय विपत्र दायित्व है इसलिए 3 नंबर। ऋण 3 नंबर लिखेंगे क्योंकि ये भी दायित्व है। कमीशन आय है यहाँ पे क्रेडिट में होने के कारण इसलिए लाभानी खाते में लिखेंगे, 2 नंबर लिखेंगे उसके आगे। फिर है बैंक खाता यहाँ पे क्रेडिट में दिया है मतलब कि ये बैंक अधिविकर्ष है इसलिए उसको दायित्व पक्ष में शामिल करोगे। तो ये बैंक खाता मतलब कि ये बैंक अधिविकर्ष है। उसके बाद समायोजन दी हुई है, पहली समायोजन है अंतिम स्कंध की, ये आपको याद हो गई होगी। अंतिम स्कंधों को व्यापार खाते के क्रेडिट में लिखते हैं, साथ में संपत्ति पक्ष में लिखते हैं इसलिए 1 और 4। उसके बाद बीमा व्यय में 300 रुपया व्यापार के स्वामी की जीवन बीमा पॉलिसी की किस्त के सम्मिलित है करके सूचना है। तो ये जो बीमा व्यय हम लाभानी खाते में शामिल करते हैं इसलिए 2 नंबर लिखेंगे। साथ में यह जो क्या है व्यापारी के स्वामी की जीवन बीमा पॉलिसी किस्त का रुपया है ये बीमा व्यय, अर्थात LIC प्रीमियम आपने चुकाया है व्यापारी ने और इसी कारण से ये व्यापारी के निजी व्यय है। व्यापारी के निजी व्यय बीमा व्यय में शामिल होने के कारण यह एक आहरण रहेगा और इसे आहरण में पूंजी में जब आहरण घटाएंगे हम उस समय इसको आहरण में पहले जोड़ेंगे, फिर उसके बाद आहरण को आप पूंजी में से घटाओगे। तो ये जो सेकंड समायोजन है वह लाभानी खाते के डेबिट में दिखेगी, साथ में दायित्व पक्ष में पूंजी में से घटते हुए भी दिखाओगे। तो ये सेकंड समायोजन होगी। फिर उसके बाद तीसरी समायोजन है 1 अक्टूबर 2000 को एक यंत्र 2000 रुपये में उधार खरीदा गया जिसका लेखा पुस्तकों में नहीं हुआ है। अभी आप ये जो यंत्र खरीद रहे हो तो यंत्र मतलब कि संपत्ति है इसलिए संपत्ति पक्ष पे चिट्ठे में इसका प्रभाव पड़ेगा और साथ में आपने इसको उधार खरीदा है, कोई भी वस्तु संपत्ति उधार खरीदते हैं तो उसका लेनदारों पर प्रभाव पड़ता है और इसी कारण से उसको लेनदारों में दायित्व पक्ष में भी जोड़कर दिखाएंगे। अर्थात 4 एवं 3 में इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, साथ में यंत्र पर ह्रास के भी आगे 5वीं समायोजन है और इसी कारण से इस यंत्र पर ह्रास भी आपको निकालना पड़ेगा और उसका प्रभाव आपको लाभानी खाते में दिखाना पड़ेगा। और इसीलिए तीसरी समायोजन जो है वह लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में भी ह्रास के रूप में दिखेगी, दायित्व पक्ष में भी लेनदार में जोड़कर दिखाएंगे और संपत्ति पक्ष में यंत्र में जोड़कर दिखाएंगे। इस प्रकार से ये तीसरी समायोजन का प्रभाव पड़ेगा। दूसरी समायोजन तीसरी समायोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये समायोजन अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपका ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। फिर उसके बाद चौथी समायोजन है पूंजी पर ब्याज लगाना है। पूंजी पर ब्याज लगाने के लिए हमें लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में पूंजी पर ब्याज लिखना पड़ता है, साथ में पूंजी पर ही ब्याज है इसलिए पूंजी तो हम दायित्व पक्ष में लिखते हैं और इसी कारण से दायित्व पक्ष के पूंजी में ये पूंजी पर ब्याज जोड़कर दिखाएंगे और इसलिए इस समायोजन का प्रभाव
व्यापार क्या बोलते लाभानी खाता एवं दायित्व पक्ष में पड़ेगा, इसलिए 2 एवं 3 नंबर लिखेंगे। और फिर 5वीं समायोजन है यंत्र पर 10% वार्षिक दर से ह्रास लगाइए। यंत्र पर ह्रास लगाना है। यंत्र पर ह्रास लगाना मतलब कि यंत्र के मूल्य में होने वाली कमी है, हानि है, व्यय है, तो ये क्या है, लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में हानि या ह्रास के रूप में दिखेगा, और साथ में यंत्र में से ये मूल्य कम करके हुए आपको दिखाना है। और इसलिए 5वीं समायोजन का प्रभाव लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में एवं संपत्ति पक्ष में घटाते हुए आपको दिखाना है। तो इस प्रकार से ये 5 समायोजन है और तलपट दिया हुआ है। इसके आधार पर अभी आपको व्यापार खाता, लाभानी खाता एवं चिट्ठा तैयार करना है। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिख लो, व्यापार एवं लाभानी खाता। वर्ष जो दिया है 31 मार्च 2001 करके दे दिया है, इसलिए वर्ष 31 दिसंबर 2001 को समाप्त वर्ष के लिए करके बराबर ब्रैकेट में डेट लिखोगे। 4 कॉलम्स तैयार करोगे, विवरण राशि, डेबिट के 2 कॉलम है, विवरण राशि, और क्रेडिट के भी 2 कॉलम विवरण राशि। अभी व्यापार खाता शुरू हो जाएगा आपका सबसे पहले, और वैसे शुरुआत में तलपट में मत दिया ही है, प्रारंभिक रहतिया, तो इसी मत से आपका व्यापार खाता शुरू हो जाता है। इसलिए डेबिट पक्ष में आप लिखेंगे प्रारंभिक रहतिया से, तो डेबिट पक्ष में लिख लो प्रारंभिक रहतिया से। फिर उसके बाद क्रय दिया है, क्रय वापसी प्रश्न में नहीं है, और इसलिए क्रय से करके 12,000 रुपये डेबिट पक्ष में लिखोगे। उसके बाद व्यापार खाते में शामिल होने वाला जो मद है वो है मजदूरी, वेजेस 3,000 रुपया। उसमें भी कोई अदत्त पूर्वदत्त की कोई सूचना नहीं है, इसलिए मजदूरी की भी रकम सीधी डेबिट पक्ष में बराबर दिखेगी रकम के कॉलम में। तो इतने 3 मदे हैं डेबिट पक्ष में। क्रेडिट में विक्रय है, तो इसलिए विक्रय वापसी भी प्रश्न में नहीं दी है, जो भी विक्रय की रकम है उसी को डायरेक्ट क्रेडिट में लिख लोगे। तो विक्रय खाते को 17,000 रुपये का विक्रय है। और फिर व्यापार खाते में आने वाला मद जो समायोजन में है वो है अंतिम स्कंध। तलपट में अभी कोई मद नहीं बचा है, तो ये अंतिम स्कंध आप लिख लोगे क्रेडिट पक्ष में 8,000 रुपये का, तो उसको क्रेडिट पक्ष में शामिल कर दोगे 8,000 रुपया। अभी देखेंगे बस डेबिट में 3 मदे आ चुके हैं, प्रारंभिक रहतिया, क्रय एवं मजदूरी। क्रेडिट में 2 मदे आ चुके हैं, विक्रय एवं अंतिम स्कंध। टोटल करके देखते हैं तो क्रेडिट पक्ष का योग बड़ा है, 25,000 रुपया योग है। 25,000 में से डेबिट के जो 3 मद है 4,000, 12,000 एवं 3,000, इनको घटाते हैं, अर्थात 12, 3, 15 और 4, 19,000 घटाते हैं, तो आपका आंसर बचा है 6,000 रुपया। 6,000 रुपये के आंसर को आपको नाम देना है सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर मिल चुका है आपको, और यह जो पहला आंसर आपको मिला है उसे लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करना है। तो ये व्यापार खाता यहाँ पे क्लोज करोगे, 25,000 रुपये को बंद कर दोगे, क्लोज करोगे टोटल। और उसी अगले सेंटेंस से आपका लाभ हानि खाता शुरू हो जाएगा। क्रेडिट में आपको लिख लेना है सकल लाभ को व्यापार खाते से स्थानांतरित 6,000 रुपया। तो उसी सेंटेंस से आपका लाभ हानि खाता शुरू हो गया है। अभी जहाँ पे आपने तलपट में जो 2 अंक अंकित किए हैं, और समायोजन में भी जो मद 2 में जाने वाला है जिसके सामने 2 अंक अंकित हो चुका है, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। लाभ हानि खाते की शुरुआत अभी होने वाली है। तो लाभ हानि खाते में आने वाला जो सबसे पहला मद यहाँ पे जो दिया है वह है बीमा व्यय। तो बीमा व्यय 1,300 रुपये का है, डेबिट में लिखेंगे बीमा व्यय, डेबिट में ही दिया है तलपट में, तो बीमा व्यय से करके 1,300 रुपया लिखोगे। अब ये जो सेकंड समायोजन जो थी, बीमा व्यय 300 रुपया, व्यापार के स्वामी की जीवन बीमा पॉलिसी की किस्त के सम्मिलित है, और जीवन बीमा पॉलिसी की जो रकम या बीमा व्यय में शामिल है उसको यहाँ से आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बीमा व्यय है वो व्यापारी के निजी व्यय है। जीवन बीमा पॉलिसी LIC प्रीमियम अगर व्यापारी चुकाता है तो वह उसका व्यापारिक व्यय नहीं है, बल्कि वो उसका निजी व्यय है, और निजी व्यय होने के कारण ये क्या है, उसका व्यापारी का आहरण है। तो आहरण ड्राइंग्स होने के कारण आप 1,300 में से 300 रुपया घटाओगे, और व्यापार से संबंधित जो बीमा व्यय है उसी को यहाँ पे दिखाओगे, जो है 1,000 रुपये का। 1,300 में से 300 घटाकर बाहर दिखेगा 1,000 रुपया। 300 रुपया व्यापारी के जीवन की पॉलिसी का प्रीमियम है, जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम है, इसलिए जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम करके बोलेंगे तो वह निजी व्यय है, और निजी व्यय हमेशा आहरण होता है। तो ये 300 रुपया आहरण के रूप में बीमा व्यय में से घटेगा, और शुद्ध बीमा व्यय जो 1,000 रुपया वही व्यापार से संबंधित बीमा व्यय है। तो इसको आपने लिख लिया है। बीमा व्यय के बाद आगे है वेतन। वेतन के लिए भी कोई समायोजन नहीं थी, इसलिए वेतन की भी रकम जैसी दी है वैसे ही 2,000 रुपया डेबिट में लिख लोगे वेतन से करके। फिर वेतन के बाद आगे का मद है विज्ञापन।
विज्ञापन के लिए भी कोई सूचना कोई समायोजन नहीं है, विज्ञापन से करके 800 रुपया लिख लोगे। फिर है अशुद्ध ऋण, अशुद्ध ऋण के लिए भी यहाँ पे प्रश्न में समायोजन नहीं दी है, देनदारों पर कोई अशुद्ध ऋण प्रावधान वगैरह नहीं है, इसलिए अशुद्ध ऋण की भी रकम आपको वैसे ही लिखनी है जैसे प्रश्न में दी है। तो 200 रुपया अशुद्ध ऋण वाला। फिर अशुद्ध ऋण के बाद अभी यहाँ पे तलपट में डेबिट में कोई मद नहीं है, क्रेडिट में कमीशन दिख रहा है, क्रेडिट का कमीशन क्रेडिट में ही लिखोगे, कमीशन को करके लिखोगे 400 रुपया क्रेडिट में। अभी समायोजन में से कौन सा मद आने वाला है उस पर ध्यान दोगे। बीमा व्यय का जो समायोजन था वो आपने फॉलो कर लिया है, जीवन बीमा की पॉलिसी जो थी वह बीमा व्यय में से घटाया है। अभी सेकंड समायोजन जो है 1 अक्टूबर 2000 को एक यंत्र आपने खरीदा था तो उसको अभी से यहाँ पे प्रभावित नहीं करेंगे। चौथी समायोजन थी पूंजी पर 5% ब्याज लगाना है, तो पूंजी पर ब्याज लगाने के लिए पूंजी पर ब्याज लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखेगा और इसी कारण से डेबिट पक्ष में पूंजी पर ब्याज करके लिखोगे और ये पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए आपके पास की पूंजी कितनी उस पर ध्यान दोगे। पूंजी की रकम क्रेडिट में है 30,000 रुपया, 30,000 का ही आपको 5% निकालना है, 30,000 का 5% होता है 1500 रुपया। लाभानी खाते के डेबिट में उसको आप लिखोगे पूंजी पर ब्याज खाते से 1500 रुपया। फिर उसके बाद आखिरी समायोजन है 5वें नंबर की, यंत्र पर 10% वार्षिक दर से ह्रास लगाइए करके बोला गया है। यंत्र पर ह्रास लगाने के लिए लाभानी खाते के डेबिट में आपको लिखना है, ह्रास से यंत्र पर ह्रास करके लिख लो। यंत्र पर ह्रास लगाने के लिए यंत्र का मूल्य देख लो कितना है, यंत्र का मूल्य दिया है अधमवर्ण के ऊपर 8,000 रुपया, तो 8,000 रुपया यंत्र का मूल्य है, यंत्र पर 10% ह्रास लगाना है, तो 8,000 पर 10% ह्रास लगाते हैं तो 800 रुपया हो जाता है। तीसरी समायोजन जो है 1 अक्टूबर को भी आपने एक यंत्र खरीदा है, उधार यंत्र खरीदा था 2000 का, उस पर भी ह्रास लगाना पड़ेगा और इस यंत्र पर ह्रास लगाने के लिए 2000 का 10% निकालेंगे। साथ में ये यंत्र आपने 1 अक्टूबर 2000 को खरीदा है, वहां पे गलती से 2001 छपा गया था, परंतु आपके जो अंतिम खाते वो 31 मार्च 2001 के हैं और इसलिए ये जो तिथि कौन सी होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2000, वर्ष 2000 को आपने ये यंत्र 2000 रुपये में ही खरीदा है और इसी कारण से 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 6 माह का ह्रास आपको इस तीसरे समायोजन में दिए हुए यंत्र पर लगाना पड़ेगा और इसलिए यंत्र पर ह्रास लगाओगे 2000 का 10% परंतु 6 माह के लिए और इसलिए 2000 गुना 10/100 गुना 6/12 निकालोगे तो ये रकम आएगी नए यंत्र पर ह्रास की रहेगी 100 रुपया। तो ह्रास से करके 8,000 पुराने यंत्र पर ह्रास, जो तलपट में दिया गया यंत्र मतलब कि वो पुराना यंत्र है और जो समायोजन में दिया हुआ यंत्र वो नया यंत्र है। तो पुराने यंत्र पर ह्रास 10% टोटल पूरा हो जाएगा 800 रुपया और नए यंत्र पर जो ह्रास है 2000 पर 10% 6 माह के लिए वो होगा 100 रुपया। इस प्रकार से कुल ह्रास आपको लिखना पड़ेगा 900 रुपया। तो इस प्रकार से ह्रास लिख ले, यंत्र पर ह्रास 900 रुपया। अभी बाकी सभी समायोजन भी कंप्लीट हो गई है, तलपट की मदों को भी आपने यहाँ पे लिख लिया है। अभी देखना है लाभानी खाते का आंसर। तो लाभानी खाते के क्रेडिट में सकल लाभ एवं कमीशन है, अर्थात टोटल हो जाती है 6,400। डेबिट में बीमा व्यय, वेतन, विज्ञापन, अशुद्ध ऋण, पूंजी पर ब्याज एवं यंत्र पर ह्रास है। तो इतनी मदें आ गई है। अभी टोटल करके देखते हैं तो डेबिट के भी टोटल है 6,400 रुपया ही है और इसी कारण से यहाँ पे आपको कोई शुद्ध लाभ नहीं दिखेगा। शुद्ध लाभ नहीं दिखेगा इसका मतलब कुछ भी नहीं लिखना ऐसे नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना ही है शुद्ध लाभ करके और ब्रैकेट में वही जो शुद्ध लाभ कहाँ पे ट्रांसफर होगा उसकी भी सूचना लिखनी है, पूंजी खाते में स्थानांतरित। तो इस प्रकार से यह खाता बंद हो जाएगा। यहाँ पे दोनों भी जो भी पक्ष है वह समान आ चुके हैं, दोनों पक्षों का योग समान है, इसलिए शुद्ध लाभ आपको इस प्रश्न में नहीं मिला है, शुद्ध लाभ नील है, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से ये लाभानी खाता भी कंप्लीट हो गया। तो व्यापार खाता एवं लाभानी खाता यहाँ तक पूर्ण हो गया है। अभी बारी है चिट्ठा बनाने की। तो अगला हेडिंग लिख लेना है चिट्ठा, मतलब कि बैलेंस शीट और 31 मार्च 2001 का, क्योंकि चिट्ठा किसी विशिष्ट निर्धारित तिथि को ही बनता है, तो वो समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नहीं। यहाँ पे 1 वर्ष का पूरा हिसाब नहीं दिखाना है, सिर्फ एक ही दिन की व्यापारी की आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन चिट्ठे के माध्यम से करना है। तो चिट्ठे के लिए कॉलम्स तैयार कर लो, ऊपर हेडिंग डाल दिए होंगे चिट्ठा 31 मार्च 2001 का और 4 कॉलम दायित्व राशि, संपत्ति राशि, पहला पक्ष दायित्व, दूसरा पक्ष संपत्तियां। अभी चिट्ठे का दायित्व पक्ष पूर्ण करने के लिए आपको तलपट के क्रेडिट पक्ष में जाना पड़ेगा। क्रेडिट में जो भी मदें छुटी हुई है अभी तक व्यापार खाते में और लाभानी
हानि खाते में जो मदें शामिल नहीं हुई है उन मदों को आपको दायित्व पक्ष में लिखना पड़ता है, क्रेडिट पक्ष की मदें। तो सबसे पहले पूंजी लिखना पड़ता है और यहाँ पे प्रश्न में पूंजी सबसे पहले दी हुई है ही, तो 30,000 रुपया पूंजी है। तो पूंजी के लिए 30,000 रुपया बराबर आप दायित्व पक्ष में लिखोगे। तो दायित्व में सबसे पहले पूंजी 30,000 रुपये लिख लिए। आपका लाभ हानि खाते का आंसर कुछ भी नहीं था, शुद्ध लाभ नील है, इसलिए शुद्ध लाभ नील करके जोड़ के दिखा दिए। 30,000 ही रुपया पूंजी है, फिर अभी रकम बाहर नहीं करना है। पूंजी पर ब्याज की भी प्रश्न में सूचना थी चौथे नंबर के समायोजन के अनुसार, इसलिए पूंजी पर ब्याज आप इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा अभी आपकी पूंजी 31,500। आहरण भी डेबिट में दे दिया गया था 1,000 रुपये का, तो आहरण आपको यहाँ से घटाना है। तो 1,000 रुपये का आहरण था ही, साथ में जो जीवन बीमा पॉलिसी के 300 रुपये बीमा व्यय में शामिल है वह भी आहरण है, इसलिए आहरण में फिर से जीवन बीमा पॉलिसी के 300 रुपया जोड़ेंगे। मतलब कि कुल आहरण हो गया है 1,300 रुपया। 31,500 में से 1,300 रुपया घटाओगे तो शुद्ध पूंजी आपको दिखेगी 30,200 रुपया, 30200। तो इस प्रकार से ये पूंजी हो गई। फिर पूंजी के बाद जो क्रेडिट में सेकंड मत दिया है वो है उत्तमर्ण। उत्तमर्ण को ही हम लेनदार या तो क्रेडिटर्स कहते हैं, तो उत्तमर्ण लिखेंगे। अभी उत्तमर्ण की भी 8,000 रुपये की रकम आपको अंदर लिखनी है, क्योंकि आपने यहाँ पे थर्ड सूचना के अनुसार 1 अक्टूबर को जो यंत्र खरीदा है वह उधार खरीदा है, और उधार यंत्र खरीदने के कारण आपने अपने लेनदारों को बढ़ा दिया है, और इसलिए लेनदार मतलब कि उत्तमर्ण में ये उधार जो यंत्र आपने खरीदा है उसकी रकम को जोड़ देना है। तो आपके उत्तमर्ण मतलब कि लेनदार हो जाएंगे कुल 10,000 रुपये के। 8,000 पुराने उत्तमर्ण है, और ये जो समायोजन के अनुसार यंत्र का उधार क्रय जो किया है 2,000 का है। इसी कारण से अभी आपके कुल उत्तमर्ण मतलब कि कुल लेनदार हो चुके हैं 10,000 रुपये के। फिर उत्तमर्ण के बाद जो अगला मद है वो है देय विपत्र 1,000, उसके लिए कोई समायोजन नहीं है, उसको वैसे ही लिखना है। फिर ऋण लोन अकाउंट दिया हुआ है 3,000 रुपये का, उसके भी लिए कोई समायोजन नहीं थी। 3,000 रुपये का ऋण बराबर दायित्व पक्ष में लिखोगे। और फिर तलपट के क्रेडिट में बैंक खाता दिया हुआ है 2,600 का। क्रेडिट में बैंक खाता है मतलब कि बैंक अधिविकर्ष है, तो यहाँ पे बराबर दायित्व में उसे शामिल करना है 2,600 रुपये का बैंक खाता या बैंक अधिविकर्ष। समायोजन में कोई भी समायोजन अभी छुट्टी नहीं है जो दायित्व पक्ष में शामिल होने वाली है। तो इस प्रकार से दायित्व पक्ष में इतनी ही मदें आएगी। दायित्व पक्ष आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी है संपत्ति पक्ष। संपत्ति पक्ष अभी स्थायित्व क्रम के अनुसार करते हैं, तो सबसे पहले भवन, यंत्र, फर्नीचर इन मदों को लिखना पड़ेगा, और इसीलिए भवन सबसे पहले 12,500 रुपये का। भवन के लिए कोई समायोजन ह्रास की कोई सूचना नहीं थी, इसलिए 12,500 भवन का संपत्ति पक्ष में वैसे ही दिखेगा। फिर भवन के बाद यंत्र लिखोगे। यंत्र की रकम दी हुई है 8,000 रुपया, तो यंत्र 8,000 रुपये का है। फिर से समायोजन का जो यंत्र है उसको नया यंत्र करके लिख लोगे, ये 2,000 का है। अर्थात आपके पास के कुल यंत्र हो चुके हैं 10,000 के, उसमें आपको ह्रास घटाकर दिखाना है। तो ह्रास है आपका 800 रुपया और 100 रुपया, मतलब कि कुल ह्रास है 900 रुपये का। 10,000 रुपये के यंत्र में से 900 रुपये का ह्रास घटाओगे तो ये हो जाएगा 9,100 रुपया शुद्ध यंत्र। अर्थात आपके यंत्रों की वास्तविक जो कीमत है वह है 9,100 रुपया, वास्तविक मूल्य 9,100। फिर उसके बाद यंत्र के बाद आप लिखोगे फर्नीचर। फर्नीचर है 3,000 रुपये का, तो फर्नीचर के लिए भी कोई सूचना नहीं दी गई थी। फर्नीचर की भी रकम डायरेक्ट राशि कॉलम में लिख लोगे। फिर उसके बाद अभी बचे हुए हैं अधमर्ण। अधमर्ण को ही हम डेटर्स मतलब कि देनदार कहते हैं, तो इस पे भी अशुद्ध ऋण प्रावधान वगैरह कुछ भी नहीं था। अधमर्ण की रकम 10,200 रुपया दी हुई थी। फिर बचा है रोकड़ हस्ते मतलब कि कैश इन हैंड है, हस्तस्थ रोकड़ भी इसे बोल सकते हैं, हाथ में रोकड़। तो रोकड़ है 4,000 रुपये की, बराबर उसको भी संपत्ति पक्ष में शामिल करोगे। और फिर अभी यहाँ पे तलपट के डेबिट में भी कोई 4 नंबर वाला मद नहीं छूटा है। अभी डायरेक्ट बारी है समायोजन में आने वाली अंतिम स्कंध की, तो अंतिम स्कंधों को यहाँ पे संपत्ति पक्ष में बराबर लिख लोगे। 8,000 रुपये का अंतिम स्कंध संपत्ति में शामिल हो गया है। अभी और भी कोई मद छूटा नहीं है, सभी मदों को आपने बराबर जहाँ पे रखना था वहाँ पे बराबर लिख लिए है, और इस कारण से अभी आपका चिट्ठा भी कंप्लीट हो चुका है। तो चिट्ठा बैलेंस शीट है, ये दोनों पक्षों का योग समान आता है कि नहीं चेक करो। दायित्व पक्ष में पूंजी है, उत्तमर्ण है, देय विपत्र है और ऋण और बैंक खाता है। तो इस प्रकार से टोटल 5 मदें दायित्व में है। संपत्ति पक्ष में भवन, यंत्र, फर्नीचर, अधमर्ण, रोकड़ हस्ते एवं अंतिम स्कंद है। टोटल 6 मदें संपत्ति पक्ष में है।
टोटल या योग करके देखोगे तो दायित्व पक्ष का योग आएगा 30,200 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 2,600 बराबर हो जाएगा 46,800, 46,800। संपत्ति पक्ष का भी योग करके देखोगे तो संपत्ति में भवन है 12,500, यंत्र है 9,100, फर्नीचर है 3,000, अधमरण 10,200, रोकड़ हस्ते है 4,000 और अंतिम स्कंध है 8,000। इनका योग करके देखोगे तो संपत्ति पक्ष का भी योग आएगा 46,800 रुपया, 46,800। इस प्रकार से अपना चिट्ठा टैली हो चुका है, दोनों पक्षों का योग समान आ चुका है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न था। तो व्यापार खाता, लाभानी खाता एवं चिट्ठा आपने तैयार किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से आपको ध्यान देना है और प्रश्न को सही ढंग से समझ लोगे क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का प्रश्न आप यहाँ पे 5 समायोजन जरूर दी है, पर ये क्वेश्चन आपको 8 अंकों के लिए परीक्षा में पूछा जाता है।